वर्ल्ड एक परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर के अंदर है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की आपको इमेजेस आए, वर्ड्स भी आए कि कोई भारत को अटैक करेगा तो मैं आपके साथ हूं, कोई और प्राइम मिनिस्टर आएगा तो मैं नहीं हूं। पर ये बहुत लोडेड स्टेटमेंट्स हैं। क्या वो बोलना चाह रहा है कि मैं रेजीम चेंज करूंगा अगर आप मेरे साथ नहीं है? क्या वो एक्साइट करवाना चाह रहा है, भारत को किसी जंग में डालना चाह रहा है? क्या बोलना चाह रहा है? ये सोचने की बात है। पर एक ईरान डील होने के बाद सबको पता है ये स्टेलमेट है, ये फाइनल सेटलमेंट नहीं हुई है। क्या इसके बाद नए एरियाज में यूएस के इंटरेस्ट्स हैं जहां पे वो कुछ ना कुछ अपने ही तरफ से लोगों को एक्साइट इंसाइट या वॉर क्रिएट करने जाएगा? क्या होने वाला है इजराइल का? क्योंकि इजराइल तो अभी से ही कह रहा है मैं ईरान डील में नहीं हूं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं आज ज्यादा कवर करना चाहता हूं, भारत और चाइना के बीच में क्या हो रहा है। पाकिस्तान जब वहां गया था तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी वाटर को लेके। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वाटर के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है और उसके अंदर एक प्रेशर पाकिस्तान में बिल्ड हो रहा है। दूसरी तरफ चाइना, इंडिया और भारत के ईस्ट में बहुत तेजी से चेंजेस आ रही हैं। तो पूरा जियो पॉलिटिकल ये जो सिनेरियो है, यूएस ईरान से लेके इंडिया चाइना तक, आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। Jai Hind Ishkaran. What a great pleasure to be with you again. जय सर। सर पहले टॉप से ही स्टार्ट करते हैं कि ईरान सो कॉल्ड सीज फायर अब है नहीं है, वो तो आने वाले दिन आएंगे, का इंडिया चाइना पे क्या लेसन्स होंगे? क्या आपको लगता है हो रहा है? क्योंकि हमारे में एक तरफ पीओजेके में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरी तरफ इंडिया चाइना के बीच में कई बारी चीजें इंप्रूव हुई हैं पिछले कुछ महीने में, पर कांस्टेंट एक टसल तो चल ही रहा है। और अब कहा जा रहा है चाइना की जो डैम स्ट्रेटेजी है, जो डैम्स करके भारत को वो रिंगिंग करना चाह रहा है, तो हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट नाउ? देखो, इसके सबसे पहले तो मैं डील के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो इसको हम डील ना कहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। और ये अंडरस्टैंडिंग क्यों बनाई गई है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे थे कि किसी प्रकार से वो यहां से निकलें। क्योंकि देखिए, उनके पास कई और चीजें उनके पास हैं, उनका इलेक्शन सामने आया हुआ है, और वो कहीं ना कहीं ऐसे युद्ध में फंसे हुए थे जिसको वो ना तो जीत पा रहे थे, ना खत्म कर पा रहे थे, ना उससे निकल पा रहे थे। तो उनको एक ऐसा ऑफ रैंप चाहिए था, और वो शायद ऑफ रैंप तो नहीं मिला। वो, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये लगभग सरेंडर अमेरिका का माना जाना चाहिए इसको। जितनी भी जो परिस्थिति 28 फरवरी से पहले थी, उससे कहीं ज्यादा खराब परिस्थिति अमेरिका की आज है। हॉर्मूज पूरा खुला हुआ था, आज उस पे कंडीशंस लगे हुए हैं। ईरान ने 50 बार कह दिया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, आज भी उसने वही कहा है। देयर इज नो चेंज ऑन दैट, क्योंकि उसमें कहीं भी न्यूक्लियर डस्ट की बात नहीं है, उसमें कहीं भी। उसके अलावा प्रॉक्सीज के बारे में कोई बात नहीं हुई, रिजीम के बारे में कोई बात नहीं हुई, जो इनका मिसाइल और ड्रोन फोर्स है उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसके बारे में कोई। इनफैक्ट ट्रंप ने एक बहुत सेल्फ डिफिटिंग स्टेटमेंट दिया है कि अगर दूसरे देशों के पास मिसाइल है तो ईरान को भी मिसाइल रखने का हक है। मतलब उसमें भी सरेंडर कर दिया ट्रंप ने। तो मेरा यह मानना है कि मिलिटरीली उन्होंने भले ही ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया हो, वो बहुत बुरी तरह से इससे हारे। अब इससे लेसन्स क्या निकलते हैं? देखिए, लेसन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये निकल के आता है कि अगर आप अपनी ज्योग्राफी को, अपने लोकेशन को और एक अच्छे तरीके से युद्ध में इस्तेमाल करो तो किसी भी पावर को आप हरा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो रेजिलियंस होती है, रेजिस्टेंस होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखिए, इस युद्ध में एक लाइन और कहूंगा क्योंकि वील गो टू द मेन इशू आफ्टर दैट। वो ये है कि इस युद्ध में एक तरफ ऐसी सेना थी जहां बॉडी बैग्स की वजह से सरकारें गिर जाती हैं, उनको घबराहट होती है कि भाई बॉडी बैग्स आगे मर गए, तो वो लोग दे आर नॉट विलिंग टू गिव लाइफ्स। दूसरी तरफ ऐसी सेना थी जो कि जिसमें जिहाद से जन्नत तक का सफर है, उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, उसको सबसे ज्यादा बताया कि आप जन्नत में जाएंगे, तो वो लोग मरने के लिए तैयार। ये वजह थी रेजिलियंस की, ये वजह थी रेजिस्टेंस की। अमेरिका इंटेंसिटी से हमले कर रहा था और ईरान रेजिस्टेंस से उसका जवाब दे रहा था। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि ये जो अरेंजमेंट है ये पूरी तरह लोडेड है ईरान के फेवर में, लगता है।
दूसरी चीज ये, क्योंकि अभी ये बार बार क्या कह रहे हैं अब ट्रम्प, और इसका एक्चुअली जाके क्या करेंगे और क्या स्टेटमेंट जाके और देंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उन्होंने 2-3 बार धमकी दे दी। दूसरी चीज, पेजेस्कियन ने भी कह दिया है कि मुझे तो ट्रंप के दस्तखत के पे ऊपर भी भरोसा नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट, ये ट्रस्ट डेफिसिट जब तक रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता है इसका कोई परमानेंट सिचुएशन सोल्यूशन निकल करके आने की संभावना है। देखें, आने वाला समय बताएगा। इट्स ए गुड थिंग, अच्छी बात है कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा कदम है। आपने देखा होगा ट्रेड मार्केट्स हैव स्टार्टेड डूइंग वेल और ऑयल प्राइसेस नीचे आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन ये बात है, दो लेसन जो मैं बता रहा था। पहला, इकोनॉमीज डू नॉट फाइट वॉर्स, मिलिट्रीज डू। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, ईरान इतनी छोटी अर्थव्यवस्था, उसके बाद में 47 साल से आपने उसको सैंक्शन मार मार के उसका तबला बजाया हुआ था। बावजूद उसके जो इवेंचुअल विनर नजर आ रहा है वो ईरान, क्योंकि मिलिट्री की जो 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 थी वो उनकी कैपेसिटी वहां उन्होंने दिखाई। दूसरी चीज होती है कि साइज ऑफ द आर्म फोर्सेस डू नॉट मैटर। आज आप देखें कि अमेरिका की जो साइज है आर्म फोर्स की, 50-60 गुना बड़ी है ईरान से। फिर भी उसमें अंतर क्या पड़ता है कि उसमें से, ये बात बात मैं हर जगह कहता हूं, जो 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 क्या पोर्शन आप उसमें से पॉइंट ऑफ डिसीजन पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 15 लाख सेना है, लेकिन आप जहां लड़ाई हो रही है वहां 20,000 सैनिक भी नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आपकी काबिलियत 20,000 ही है, ये मानने की जरूरत है। तो साइज ऑफ द फोर्स डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप उसमें से कितना अप्लाई कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ डिसीजन। और तीसरी चीज होती है कि जो जज्बा, जो चीज होती है कि लड़ने की इच्छा, और वो आपने देख लिया कि किस प्रकार से दोनों में डिफरेंस जो है वो नजर आया। पर इसके अंदर ही मैं पहले चाइना पे आने से पहले थोड़ा सा इसमें एक चीज और चाहूंगा कि ईरान ने एक तरह से, ईरान का डिस्ट्रक्शन तो हुआ है, ईरान में ऑपोजिशन कुछ है नहीं, तो द वॉइसेस के ईरान ने सफर क्या किया उस तरह सामने नहीं आएंगे। वो भी जब इंटरनेट रिज्यूम होगा लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल फ्लैटेंड हो गया है, और अगर 300 बिलियन की जो बातें चल रही हैं वो नहीं हुआ तो ईरान को अपने आप को रिवाइव करने में मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं जो सैंक्शन हट गए तो ईरान पहले दिन ही रीजनल पावर बन जाएगा, क्योंकि ईरान ने दिखा दिया है कि भैया दुबई, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, और तुम्हें एक तरह से मैं रीजनल ओवरलॉर्ड तो बन जाऊंगा अगर सैंक्शंस हट गए तो सर उस तरह से तो यूएस ने क्या वर्ल्ड को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर दिया अपने लिए, और तभी इजराइल इस डील से संतुष्ट नहीं है और बार बार बोल रहा है कि ये डील इज नॉट अ गुड डील, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। या ये लग रहा है आपको इजराइल सिर्फ शोर मचा रहा है और उसके भी एम्स पूरे हो गए हैं? व्हाट डू यू सी, क्योंकि मिडिल ईस्ट तो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में रहा है, तो डू यू थिंक दिस इज एन एंडर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या इट इज लीडिंग टू न्यूअर कॉन्फ्लिक्ट्स नाउ? नो नो नो, इट इज डेफिनेटली नॉट द एंड। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि इजरा जो पूरा युद्ध का जो जो सिस्टम जो शुरू क्यों हुआ, ये युद्ध शुरू, उसमें इजराइल एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस पूरे संघर्ष का। और अगर आप किसी भी इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग से उस इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर को पूरी तरह से बाहर रखोगे, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि ये स्टेबल हो जाए, ये जो भी आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसराइल का। देखिए, इसराइल का यूनिपॉइंट एजेंडा था, और यूनिपॉइंट एजेंडा था टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट। इसलिए उसने 4-5 चीजें शुरुआत में देखी थी। उसने कहा था कि जो विचारधारा है जो कि कहती है डेथ टू इजराइल, जो कि कहती है कि इजराइल को नक्शे पर रहने का अधिकार नहीं है, ज्यूज को खत्म करना हमारा धर्म है, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन, ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में चिन्हित है। ईरान के संविधान में लिखा हुआ है कि जहां भी पूरे विश्व में जिहाद है, उसके 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 पीछे जो आईआरजीसी, ये चीजें दिखी। और जो हिजबुल्लाह है। तो दूसरी चीज, दूसरा था, पहली बात बताई विचारधारा। दूसरा, एटॉमिक पावर, कि किसी कीमत पे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर बन गए तो वो जरूर उसको उसका प्रयोग करा जा सकता है। और इजराइल इतना छोटा देश है कि 2-4-5 बम भी गिर गए, 2-4-5 की भी जरूरत नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज थी इजराइल का, ईरान का मिसाइल ड्रोन फोर्स, और जो वो लगातार डेवलपमेंट कर रहा है लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स की। तो वो चाहते थे कि मिसाइल की रेंज डेवलपमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं कोई कोई दबाव पड़े, और उसको एक ज्यादा रेंज से ऊपर मिसाइलें बनाने ना दी जाए, ताकि ईरान सेफ, इजराइल सेफ रहे, इजराइल दूर रहे। चौथी चीज थी प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज का कुछ भी नहीं हुआ। आपने कल का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा है कि हम
इनको तो मदद देते ही रहेंगे, हमास को दोबारा खड़ा करेंगे, ये शब्द उन्होंने कहे हैं। और ये जो पैसा 300 बिलियन आ रहा है, अगर मैं और आप ये समझ रहे हैं कि वो 300 बिलियन जो डॉलर जाएंगे उसको वो उसमें लगा देंगे, ये और पाकिस्तान वही हैं, एक ही मिट्टी के। और ये जो पैसा आ रहा है, इसको अपने आतंकवादी प्रॉक्सीज को खड़ा बढ़ाने में और अपनी मिलिट्री पावर को दोबारा रीगेन करने में खर्च किया जाएगा। ये आप निश्चित रूप से लिखत में ले सकते हैं आप मेरे से। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल जब तक इजराइल का पूरी कंसर्न्स को देखा नहीं जाएगा, इस चीज का कोई परिणाम निकलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो पश्चिम एशियाई क्षेत्र है ये वॉलेटाइल था, वॉलेटाइल अभी भी है और रहेगा। अगर मान लो इजराइल को, क्योंकि इजराइल एक देश है, उसकी एक सरकार है, उसको आप कह भी दो कि अपने आप को रिस्ट्रेन करके रखे, हिजबुल्लाह को कैसे समझाओगे? हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि मैं तो लगातार फायर करूंगा। और अगर लगातार हिजबुल्लाह ड्रोन से और मिसाइल रॉकेट से अटैक करता रहा इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में, तो क्या इजराइल चुपचाप बैठा देखता रहेगा? नेतन्याहू को इलेक्शन फेस करना है अक्टूबर में, उनको 2 वोट नहीं मिलेंगे, उनके घर वाले नहीं देंगे वोट। तो मेरा ये मानना है कि ये इजराइल को, देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि मैं बताना चाहता हूं कि पीपल ऑन ग्राउंड क्रिएट लीवरेजेस। ओनली वन, जो इस पूरे संघर्ष में किसी एक देश ने अगर अपने लोगों को ग्राउंड पे आगे बढ़ाया है वो इजराइल है। गाजा में भी उन्होंने 60-70% गाजा पर अपना कब्जा कर रखा है फिजिकली, और लगभग 12-15% साउदर्न लेबनान में भी वो घुस गए हैं, उस पर कब्जा कर रखा है। अब उनके पास लिवरेज है, तो मेरे को लगता है कि ये इस लीवरेज का भी वो प्रयोग करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि हम यहां से, जब तक हमें लगता नहीं है कि हम वी आर अश्योर्ड इनफ, यहां से वो वापस जाने वाले नहीं है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन सर पर है। इतनी छोटी आबादी के बाद भी इसराइल बूट्स ऑन ग्राउंड्स डाल रहा है, और एक तरह से परपेचुअल वॉर में इसराइल भी फंस गया है जब से वो अक्टूबर 7 हुआ है। एक तरह से तो वो भी तो इसराइल की कैपेसिटीज भी एक, आई डोंट नो डोमेस्टिक क्या है, वो चुनाव बता देगा, बट एक एग्जॉशन की तरफ जा रही होंगी क्या परपेचुअल 3 साल से वॉर के अंदर हो। दूसरी तरफ आपकी उतनी न्यूमरस पॉपुलेशन नहीं है कि बूट्स ऑन ग्राउंड जिस तरह आप कर रहे हो इतना इजीली आप कर लो। और तीसरी तरफ बट कि ये साबित हो गया है कि यूएस हैज नो स्टमक टू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड इन अ सीरियस मैनर, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। जहां पे ईरान के पास मिसाइल थी, उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डाले, स्ट्रेट ऑफ हर्मोज कोई फोर्सिबली नहीं खोला, नेगोशिएट करके ही खोला। तो एक तरह से फिर वर्ल्ड में अब मिलिट्री रीअसेसमेंट्स भी अलग जगहों पे अलग तरह हो रही होंगी कि किस तरह हमने अपने आप को आगे के समय टैकल करना है। एक इकोनॉमिक लेवरेज एक छोटे देश के पास ग्लोबली, ये एक यूनिक टू ईरान है, या यू थिंक बाकी देश भी कुछ इससे लेसन ले सकते हैं कि यूनिक लेवरेजेस आपके पास भी हो सकती हैं, या ये लगता है ईरान का सिर्फ ज्योग्राफिकल एडवांटेज था सर, बाकी देशों के पास ऐसा नहीं नहीं, देखिए, ये सिर्फ ईरान का नहीं है, बहुत सारे ऐसे चोक पॉइंट्स हैं। देखिए क्या होता है कि अगर आप ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं, आप देखिए कितने प्रतिशत विश्व की ऊर्जा यहां से निकलती है। अगर आप ऊर्जा के प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं, तो फिर आप वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करने वाली परिस्थिति में हैं, क्योंकि आप विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन्होंने बंद किया, उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा और उसके कारण दबाव आया अमेरिका के ऊपर। हालांकि जो बात शुरू में कही जा रही थी कि ये तेल की कीमत 200, 150 या $200 प्रति बैरल हो जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। उसकी भी काफी वजह हैं, और एक वजह यह भी है कि ऑल्टरनेटिव रूट्स, ऑल्टरनेट तरीके हर एक ने ढूंढ लिए। आफ्टर ऑल, अगर आप एक चीज से परेशान हैं तो उसी में अगर फंसे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस वजह से हर एक ने अपना अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया। किसी ने प्रोडक्शन बढ़ा लिया, किसी ने कहीं और से तेल लेना शुरू कर दिया, और पूरे खेल में अमेरिका सबसे ज्यादा फायदे में रहा, क्योंकि आज दुनिया का जितना एनर्जी अमेरिका से खरीद रही, हमारा देखो गैस हमारी 50-60% वहां से आना शुरू हो गई है। तो ये सब तमाम चीजें थी। तो जहां तक सवाल इस तरीके को वेपनाइज करने का है, वो बहुत सारे देश इस सिचुएशन में हैं कि इसको वेपनाइज कर सकते हैं। कल को अगर मिस्र कह दे कि भाई मैं आपको सुएज कैनाल से नहीं जाने दूं,
तो सारा यूरोप का साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो जो बिजनेस है वो वाया केप ऑफ गुड होप होकर उसको जाना पड़ेगा, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का चक्कर काट के। तो बहुत सारे ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जिनको कि वेपनाइज किया जा सकता है। और अब मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार अगर इसको अलाउ कर दिया गया कि ईरान इसके ऊपर अपना कब्जा रखेगा और इससे पैसा वसूली करेगा, तो आप देखना पूरे दुनिया के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर लोग इसको पैटर्नाइज करने की कोशिश करेंगे। ये एक व्यवस्था थी विश्व की, उस व्यवस्था को अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो मुझे लगता है उसका गलत प्रयोग भी काफी देश कर सकते हैं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि या इसको किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो किया जाना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो राइट ऑफ नेविगेशन है और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको नहीं मना होना चाहिए, और किसी भी देश को किसी भी इंडिपेंडेंट वाटरवे के ऊपर को बाधित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सर वो तो वैसे भी दैट इज द इंटरनेशनल लॉ, बट अब लॉ नहीं मान के इस तरह वेपनाइज, क्योंकि जो देश ऐसा ईरान बोलेगा भाई यूएस ने कौन सा लॉ माना जो हमारे पे इतना अटैक कर दिया, तो हम भी कौन सा लॉ माने। तो एक तरह से एक नया डायमेंशन तो वर्ल्ड में ऐड हो गया है। सर मैं बाना चाहता हूँ चाइना के ऊपर कि पहले भारत ने एक ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरह उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, पाकिस्तान रोता हुआ चाइना गया। चाइना की इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी आई थी जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया कि वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। पर इससे पहले भी साथ साथ चाइना कॉन्स्टेंटली प्रेशर बनाने के लिए ब्रह्मपुत्रा पे मैसिव 1.2 ट्रिलियन यौन का मेगा डैम बनाने की बातें करता रहता है। कुछ काम भी शुरू कर लिया है, यारलंग कसुन रिवर ग्रेट बेंड जो तिब्बत के ऊपर है। तो सर ये क्या, आप क्या देख रहे हैं इंडिया चाइना के बीच में? कुछ साल पहले गलवान हुआ, हिस्टोरिक एक राइवलरी है, दोनों नेबरहुड में स्ट्रॉन्ग पावर्स बन चुके हैं। एंड डू यू थिंक अब जो ये चाइना की है इसके विरोध में भारत की क्या स्ट्रैटेजीज हो रही हैं, एंड हाउ डू यू सी वंस द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड इज रिमूव फ्रॉम ईरान, भारत के इमीडिएट में दो चीजें, एक पीओजे के उसके अंदर भी चाइना का क्या रोल है, और एक चाइना। तो व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग देयर सर? देखिए, मेरे को एक लाइन और पिछले विषय पे बोलने की इजाजत दीजिए। जब हम कह रहे थे कि क्या ईरान ईरान इजराइल आगे जाएगा, एक अभी खबर जो आई है, काफी डिस्टर्बिंग खबर है कि ईरान इजराइल जो है वो कंपलसरी रिक्रूटमेंट कर रहा है सेना में, और उसका विरोध हो रहा है इजराइल में, और उसके लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है। इससे दो चीजें बिल्कुल साफ होती आ रही हैं। जो आप कह रहे थे कि उनके ऊपर भी काफी स्ट्रेस पड़ रहा है और काफी ज्यादा लगातार आप उसमें करते चले जाएंगे तो फटीग होगा। दूसरी चीज ये है कि इजराइल इस युद्ध को लंबा जाते हुए देख रहा है, इसी वजह से वो और ज्यादा रिक्रूटमेंट कर रहा है और मैंडेटरी रिक्रूटमेंट कर रहा है। अब जहां तक चाइना की बातें, देखिए, चाइना भारत का हमेशा से, अभी की बात नहीं है, चाइना का एक विस्तारवादी देश है। चाइना की ये आप देखिए जो ओरिजिनल चाइना है वो क्या था। मैं इससे आपको बता सकता हूं कि कोई भी देश अपने देश के बिल्कुल बीच में से दीवार नहीं खींचेगा, और अगर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना के बीच में से जा रही है, इसका मतलब यह है कि उस वॉल के एक तरफ वाला है वही चाइना ओरिजिनल था, और बाकी बाद में अक्वायर किया गया है। तिब्बत चाइना नहीं था, सिंकियांग चाइना नहीं था, और भी बहुत सारे 15 देशों के साथ इनकी सीमाएं लगती हैं, और पूरे 15 के 15 देशों के साथ इनका बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। वो पहली बात। दूसरी बात क्या है कि चीन भारत को एक पोटेंशियल एडवर्सरी और पोटेंशियल कंपिटिटर समझता है। इस वजह से वो हर वो काम करता है जिससे कि वो भारत को कंट्रोल कर सके और भारत के खिलाफ एक 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 चीज तैयार कर सके। और फेमस उनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी है कि भारत के चारों तरफ आप इस प्रकार के सैटेलाइट्स अपने बना बना करके रख दो, चाहे वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जिबूती हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, तो वो भी वो कर रहा है। तीसरी चीज क्या है कि चाइना क्या चाहता है। चाइना एक टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड है, और वो हर चीज को इस प्रकार से करने की कोशिश करता है जिससे कि वो उससे अपना आर्थिक पोजीशन बढ़ा सके। ये देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि चीन एक बहुत इंटेलिजेंट देश है। इस ये देश की इसकी जो फंडामेंटल वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है वो है टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग।
सुन त्जू ने कहा था, ये यही उनकी फिलॉसफी है। और यही इसीलिए आप देखिए हमारे पाकिस्तान के साथ कितने स्कर्मिशेस होते रहते हैं। चीन के साथ 1967 के बाद एक भी गोली फायर नहीं हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, लगभग 50-60 साल हो गए। तो ये उनका उनकी फिलॉसफी है, और वही फिलॉसफी वो हर जगह। क्या आप समझ रहे हैं कि वो ताइवान के ऊपर हमला करके और उसको डरा धमका के अपनी तरफ नहीं कर सकता था? नहीं किया। ना उन्होंने मकाऊ ऐसे लिया, ना हांगकांग ऐसे लिया, ना तो हर जगह वो इस तरह से प्रयास करते हैं। कोर्सिव डिप्लोमेसी, दबाव डालो, आर्थिक दबाव डालो, पानी का दबाव डालो, किसी भी प्रकार से उसके उसके शत्रु से आप हाथ मिला करके उससे दबाव डालो और फिर अपना वहां पर मकसद सिद्ध करो। तो यही मेरा मानना है कि वो, हालांकि जो चीन की खुद की जो इस पे स्टैंड है वो ये है कि ये रन ऑफ द वाटर, इसको रन ऑफ द रिवर बोलते हैं, रन ऑफ द रिवर डैम है, और इससे हम आपको आपके ऊपर इसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये हाइड्रोस्ट्रेटेजिक वेपन है चाइना का। और चाइना क्या चाह रहा है, देखिए, जब आप ये उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है। जब हमने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया, हमने हेल्ड इन अबेंस करा, हमने निरस्त नहीं करी है, हेल्ड इन अबेंस किया, तो वो भी पाकिस्तान जाके रोया होगा कि भाई आप कुछ दबाव डालो उनके ऊपर अरुणाचल प्रदेश में और असम में, क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अरुणाचल और असम की लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन। और अगर इसको कंट्रोल कोई करेगा तो उसको वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि साठ गांठ है इनकी आपस में, और जाकर के उन्होंने इस प्रकार का प्रयास करने की कोशिश करी है। अपने को हमको क्या करने की जरूरत है, हम भी इसको 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 नलीफाई कर सकते हैं। हमको अपनी साइड ब्रह्मपुत्र पे डैम्स बनाने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि ये चीज पहले हमको जो अगर दूरदर्शिता हमारे पास पहले हुई होती तो इसके ऊपर हमने विचार किया होता, तो जो सियांग का ये सब हमारे ओपन डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हम्म। ये मेरा मानना है कि हमको प्रयास करना चाहिए। इससे कोई डायरेक्ट इमीडिएट खतरा नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करके जब आपको पानी की आवश्यकता है तब पानी को रोक सकते हैं, और जब आपको पानी की आवश्यकता नहीं है तब पानी छोड़ सकते हैं। इसके कई और मायने हैं, इसके मिलिट्री सेंस है इसका। आप देखिए, आप जब इतना बड़ा डैम वहां पर बन करके आएगा, वहां पर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनेगा। तिब्बत में उन्होंने बहुत जबरदस्त मिलिट्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार कर लिया है। एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, तिब्बत को जो 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 चाइना है वो क्या क्या कहता है, वाटर टावर ऑफ एशिया, वाटर टावर। देखिए, आने वाले समय में जो युद्ध होंगे उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा पानी होगा। अगर मैं ये कहूं कि पानी कल का तेल बनेगा, जो लीवरेज आज ऑयल दे रहा है ईरान को या किसी को भी, वो लीवरेज पानी से मिलेगा। इसको कनेक्ट करो, कनेक्ट किससे करो, कनेक्ट करो ग्रीनलैंड से। अमेरिका का जो ग्रीनलैंड का जो सपना है वो क्यों है, उसका 10%, माइंड यू, हम्म। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 10%, 10%, 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर रिसोर्सेस आर इन ग्रीनलैंड। अमेरिका का उस पे नजर है, ये मेरा मानना सर बहुत है। देर से इनफैक्ट लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी ऑन वाटर। अभी यस, हमारी आधी वॉर तो एनर्जी से हम निकले नहीं बाहर, एनर्जी वॉर्स भी चली रही हैं, ईरान पूरा। और दूसरी तरफ ये जो इंडस वाटर सस्पेंशन, या अब जो चाइना ये ब्रह्मपुत्रा पे वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बना रहा है, वो बोलेगा तो यही कि कोई थ्रेट नहीं है, बट असम पे, अरुणाचल पे वो एक प्रेशर पॉइंट तो सर एट द वेरी लीस्ट आप जिस तरह कह रहे हैं, योर हाइड्रो वेपन आप जिस तरह बोल रहे हैं, तो एक प्रेशर पॉइंट तो क्रिएट कर रहा है। तो सर जब ये अब ये बनता हुआ दिख रहा है, प्रेशर पॉइंट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है, इसका एक तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है कि वो पूरा सेंसिटिव जोन है, चलो वो तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट वो वेपनाइज भारत के अगेंस्ट होगा ही, आज नहीं तो कल। तो भारत की सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस पे, या भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं टू काउंटर दिस? क्योंकि पाकिस्तान तो रोता हुआ चाइना के पास गया, और चाइना वैसे भी भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कर रहा है, बट हमारा क्या अगर चाइना को इनसर्कल करने का या चाइना से स्ट्रैटेजीज कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, व्हाट डू यू थिंक शुड बी भारत स्ट्रैटेजी सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमको शुरू शुरू
छोटे शॉर्ट टर्म या यूं कहें कि इमीडिएटली जो हमको करना चाहिए, हमको उसको मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना के रखना चाहिए। आपके पास सैटेलाइट्स हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, किस प्रकार से वाटर को रेगुलेट करा जा रहा है, इधर से उधर किया जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। और जो मुझे लगता है कि हम भारत के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और ये जो अगर चीन ये कहता है कि भाई वो सिर्फ अपने पानी के लिए और इट इज नदी के ऊपर बनाया गया है और ऐसा ही ऑन द बाय द रिवर और समथिंग लाइक दैट ही सेइंग, तो हमको उनसे ये कहना चाहिए कि आप डाटा शेयरिंग करिए। पानी का फ्लो कितना है, पानी कितना आप रोक रहे हैं, किस प्रकार से आप उसको रोक रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो ये डाटा शेयरिंग जो है, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। देखिए, तिब्बत में उनका क्या इंटरेस्ट था। एशिया की 10 बहुत बड़ी नदियां, जो उसमें गंगा भी शामिल है और उसमें मतलब टिबेटन प्लेटो से या उसके जो नीचे वाले वहां से सिंधु, 10 मेजर रिवर्स ऑफ एशिया वो वहां से ओरिजिनेट होती हैं। इसलिए वो तिब्बत को उन्होंने अपने कब्जे में लेके रखा हुआ है और वहां से वो इसको रेगुलेट कर रहे हैं। पानी को शस्त्र की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डेटा शेयरिंग का हमारा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। और एक चीज जो मैंने बताई थी कि हमको अपने हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को तैयार करना चाहिए। इसका विरोध हो रहा है अरुणाचल में, क्यों हो रहा है उसको वो मुझे मालूम नहीं, राजनीति है ये। तो राजनीति को मैं इस डिस्कशन से फिलहाल बाहर रखूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग वहां पर अगर कोई अपने डैम भी बना के कोशिश बनाएंगे और उससे अपन वाटर रेजर्वोयर्स तैयार करेंगे और अपने वाटर को वहां पर सेव करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम भी उसको पानी को रेगुलेट करके और अपने देश में, चाहे वो असम हो या अरुणाचल प्रदेश हो, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक चीज और है। चीन जो है वो अपर राइपेरियन कंट्री है, वी आर लोअर राइपेरियन कंट्री। और चीन इंडिया नहीं है। जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी में सारा का सारा सब कुछ दे दिया था, उसका समय लगेगा तो उसकी भी बात करूंगा मैं। तो वैसा इस वजह से वो चाइना इसके ऊपर अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमको यही करना पड़ेगा और अपने एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, अगला विश्व युद्ध, जैसे मैं कह रहा था कि पानी जो है वो तेल बन चुका है, उसकी उतनी की उतनी पावर है लीवरेजिंग पावर जितनी की आज की तारीख में एनर्जी की है। पानी, और पानी एनर्जी का भी सोर्स है, आपको दे ही रहा है हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे पास एक सॉलिड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर अगर इस प्रकार से कोई चीज होती है, तो अगर वो ज्यादा पानी वहां से आता है तो उसको हम किस प्रकार से डाइवर्ट करके और अपने अपने लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं, और जब वो पानी रोक सकता है तो हम उसका पानी कैसे उसको कर सकते हैं। तो एक मेरे मेरे मान अभी ये इस करंट डिस्पेंस गवर्नमेंट ने कोशिश जरूर करी है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम, और अभी अभी आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में आज हुआ है कोई दस्तखत के, वो रिवर्स को ज्वाइन करके और कुछ 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 कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव वाटर स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए जिससे कि हम इस प्रकार के किसी भी थ्रेट्स को काउंटर कर सकें, जो कि पूरी तरह से संभव है। और मेरा यह मानना है कि जो करंट रेजिम है भारतवर्ष में, जो भारतवर्ष की सशक्त नेतृत्व है, वो इस बारे में काफी सीरियसली विचार कर रहा है। मानिए अगर हमने शुरू में 47 50 के दशक में या 60 के दशक में इस प्रकार के पानी की एक वाटर स्ट्रेटेजी बनाई होती, और भारत एक ऐसा अजूबा देश है जहां एक सेम टाइम में एक भाग में बाढ़ आ रही होती है, दूसरे भाग में सूखा पड़ रहा होता है, तीसरे भाग में कुछ और हो रहा होता है। ये जो चीज है इसको हम कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कर सकते थे। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत हमको वाटर मैनेजमेंट और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने की आवश्यकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसके ऊपर बिल्कुल तरीके से हम सोच रहे हैं और उस प्रकार से काम करते रहे, उसमें राजनीति ना हो बस। क्योंकि अगर राजनीति होगी तो उस चीज को टेक ऑफ होने में और पूरा होने में समय लगेगा। तो ये मेरा मानना है कि हम एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बना सर करके और इस प्रकार, हाँ। सर अब इसकी क्योंकि एक तो ये वाटर को लेके है, दूसरा अभी कहा जा रहा है पाकिस्तान ने 6 सैटेलाइट्स भेजे हैं अर्थ रेनेकॉन्स के, वो बेसिकली चाइनीज ही हैं, जिस तरह वो सपोर्ट करता है चाइना पाकिस्तान को। तो जो भारत की स्ट्रैटेजी है, जैसे चाइना बांग्लादेश में भी एक्टिव है, चाइना नेपाल में भी एक्टिव है,
पाकिस्तान में तो ओपनली जंग के अंदर एक्टिव है, उनके वेपन्स थे ऑपरेशन सिंदूर में। तो व्हाट डू यू थिंक इज भारत डूइंग, इफ एनीथिंग, टू काउंटर दिस? क्योंकि चाइना के भी बहुत दुश्मन हैं, जापान से, ताइवान से, वियतनाम से इश्यूज हैं, फिलीपींस में अलग इश्यूज हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इज भारत डूइंग टू ऑल्सो काउंटर? क्योंकि पिछले 50-60 साल से चाइना ने ही भारत को इनसर्कल किया है, भारत ने कुछ खास काम इसके ऊपर उस तरह से दिखता नहीं करा हुआ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए चाइना की इंटेंशन क्या है? देखिए, एक स्टेटमेंट है जो कि आज से 150 पौने 200 साल पहले दिया था अल्फ्रेड थेयर महान ने कि एनीवन इंडियन ओशन होल्ड्स द की टू 7 सीज़, एनीवन हू कंट्रोल्स इंडियन ओशन विल कंट्रोल द वर्ल्ड। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो चीन के जो भी चीन हरकतें, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं चीन की, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स हो या सीपैक हो या कुछ भी हो, वो तमाम स्ट्रेटजीज़ किस लिए? 3-4 उनके उद्देश्य हैं, जो हमको समझने की आवश्यकता है। पहला उद्देश्य ये है कि वो किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि भारत कहीं न कहीं उलझा रहे। हम अगर बार-बार ये प्रश्न बार-बार किया जाता है, मेरे से कई दफ़ा हुआ है कि भई भारत क्यों नहीं लड़ कर के किसी को डिस्ट्रॉय कर देते, बांग्लादेश को सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर देते या कुछ नहीं। उसका मकसद ये है कि भारत को वो इस युद्ध में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको आगे बाद में देखेंगे। ये जो भारत उलझा रहे अपने पड़ोसियों के साथ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनके ऊपर दबाव, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, जो नेपाल के गृह मंत्री ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, वो ओलंपियाधुरा और नदी और लिपुलेख पास और इसके करके, वो क्यों? कब आया वो स्टेटमेंट? अभी कुछ दिन पहले वो भारत आए थे, कुछ और उनका बॉडी लैंग्वेज था, कुछ और वो बोल रहे थे, और जैसे ही वो पेकिंग गए, पेकिंग से वापस आए और उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। ये भी कहीं न कहीं डिज़ाइन्ड है उसी चीन के द्वारा। तो वो चीन क्या करने का प्रयास कर रहा है कि भारत को चारों तरफ से एनसेप्टल कर रहा है और भारत के चारों तरफ जो लोग हैं, उनको, तीसरी बात, इन पड़ोसी देशों के मार्फत भारत में डिस्टर्बेंस फैलाना, ये उनका है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने वो स्टेटमेंट बताया था आपको, वो ये है कि वो इंडियन ओशन पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। चीन का 65% 70% ऊर्जा का प्रवाह इंडियन ओशन से होता है और भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो और भारत की जो आइलैंड टेरिटरीज हैं, हमारे कब्जे में है। इंडियन ओशन पूरी तरह से, अगर हम उसका सही प्रकार से स्ट्रेटेजिकली प्रयोग करें तो मेरा ये मानना है कि इन वजहों से वो कर रहा है। जहां तक पाकिस्तान के सैटेलाइट्स का सवाल है, वो पाकिस्तान के सैटेलाइट्स हैं ही नहीं, ये आप मान लीजिए। वो सैटेलाइट्स चीन की आंखें हैं। चीन चाहता है भारत के ऊपर नजर रखना। अब उससे पाकिस्तान को इनहेरेंट एडवांटेज ये हो रहा है कि वो भारत के डिप्लॉयमेंट को, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को, भारत के रूट्स को, भारत के मूवमेंट्स को, भारत के बॉर्डर डेवलपमेंट को, हर चीज को मॉनिटर कर सकता है। लेकिन 6 सैटेलाइट भेजे गए हैं। भारत एक इस पर्टिकुलर फील्ड में एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। आपने देखा होगा 2019 में हमने एसैट भी फायर करके दिखाया था सक्सेसफुली, और पूरी तरह से इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी पे था। पूरा विश्व अचंभित रह गया था कि भारत जैसा राष्ट्र इस प्रकार की हाई टेक्नोलॉजी किस प्रकार से अक्वायर कर सकता है। तो हम लोग न केवल सैटेलाइट में, हमारा सैटेलाइट इकोसिस्टम जो है वो पाकिस्तान से कई हजार गुना आगे एडवांस्ड है, बल्कि हमारे पास ऐसी टेक्निक भी है कि हम अंतरिक्ष में युद्ध करने की काबिलियत भी रखते हैं। वो जो एसैट है वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है, शक्ति। तो वो जो शक्ति थी, वो मुझे लगता है ये भी है। सिर्फ 4 देशों के पास है, अमेरिका, रूस, चीन और भारत। तो बहुत आगे हैं हम उनसे, लेकिन इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीन का मकसद है भारत के ऊपर आंखें अपनी बनाए रखना, और ये जो सैटेलाइट पाकिस्तान के कह करके ऊपर भेजे गए हैं, वो वास्तव में चीन की आंखें हैं, जो कि शायद पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत मदद कर दे। उनके 6 हमारे 50 सैटेलाइट 1975 से लेके आज तक हमने 100 से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं, और अभी भी हर किस्म के हम लोग, हमारा इकोसिस्टम कहीं बेहतर है। लेकिन फिर वही बात, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की क्लॉबरिंग क्लॉबरिंग उसको बिल्कुल बहुत बुरी तरह से मार पड़ी। लेकिन उस बुरी तरह से मार पड़ने के बाद से अगले दिन से
11 मई 2025 से पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है अलाइनमेंट्स बना बना करके, हथियार अक्वायर करके, सऊदी अरब के साथ एक ट्रस्ट वो जो जो पैक्ट उन्होंने किया है वो करके, कहीं से पैसे ला करके, अपना खाने को कुछ नहीं है लेकिन डिफेंस बजट 20% बढ़ा करके, ये तमाम चीजें, इससे देखिए ये पता पड़ता है कि पाकिस्तान को पता है किस प्रकार की मार उनको लगी है और उसको उससे निकल करके और इसको इसको इससे बचने के लिए क्या-क्या उनको करने की आवश्यकता है और वो हर वो चीज़ कर रहे हैं। और हम लोग अनफॉर्च्यूनेटली, ये मेरा मेरा आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हम सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जब भी ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है, हम ये कहते हैं हमने उसको मार दिया, ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या-क्या तैयारी हमें और करने की आवश्यकता है। हमें एक एआई एनेबल्ड ड्रोन मिसाइल फोर्स की आवश्यकता है। हमें अपनी एयर फोर्सेस को और मॉडर्नाइज़ और कैपेबल बनाने की आवश्यकता है। हमें अपनी नौसेना को और ज़्यादा काबिल बनाने की आवश्यकता है। तो बहुत चीज़ें हैं जिनके ऊपर की ध्यान, जो हारता है वो अपनी कमज़ोरियों को पहचान करके उनको ठीक करने का तुरंत प्रयास करता है और जो जीतता है वो अपनी पीठ पे हाथ थपथपाता के आगे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग कर रहे हैं और करने की आवश्यकता है। 1.78% या 1.8% ऑफ जीडीपी के एक्सपेंडिचर से डिफेंस मॉडर्नाइजेशन उस रफ्तार से नहीं हो सकता जिस रफ्तार से हमें करने की जरूरत है, गिवन चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कंबाइंड थ्रेट। तो सर बट और डू हमें यू थिंक, मैं इसी अंतिम पार्ट पे आना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान की सैटेलाइट बेसिकली चाइना की प्रॉक्सी है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनको थ्रैश किया, बट यू फील ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जाए सऊदी जाए, जाए चाइना के पास जाए, जाए बीच में यूएस के साथ वो अपने आप को बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना जिसको मैं बोलता हूँ होने की कोशिश कर रहा हो, तो इंडिया को अब इस थ्रेट को अगर कॉम्प्रिहेंसिवली देखा जाए तो इस थ्रेट में सबसे बड़ा फैक्टर तो चाइना ही है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में कुछ नहीं है। तो डोंट यू थिंक दैट हमें अपना डिफेंस, चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी, बट हमें अपना डिफेंस बजट, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज सिर्फ चाइना को काउंटर करके फोकस करने के स्टैंडर्ड से बनानी चाहिए? पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ स्टैंडर्ड, मे बी 90s इट वाज अ राइवल। अब हमारा न्यू स्टैंडर्ड हैज टू बी वेदर वी हाउ मच वी कैन मैच चाइना, इन व्हाट एरिया आर वी बेटर देन चाइना, what asymmetric war can we do, क्योंकि do you think that China India war is a real possibility, a real threat? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम न केवल हमें करना चाहिए, हम कर रहे हैं। अग्नि 6 का परीक्षण करने जा रहे हैं। आपको अग्नि 6 की रेंज पता है? 12,000 किलोमीटर। वो पाकिस्तान के 4 चक्कर लगा लेगी, 12,000 किलोमीटर है। पाकिस्तान के लिए नहीं है। जितना भी हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय सिर्फ चीन ही एक हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जो हैं आज पूरे विश्व में एक शक्ति का केंद्र बनकर के उभर रहे हैं और अगर आपको शक्ति का केंद्र बने रहना है, तो आपके पास पावर को प्रोजेक्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप कि जो हमारे पास जो कैरियर फोर्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं हमारे पास, 2 हैं, तीसरा बनने को तैयार है। वो क्यों है? एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर आपका उद्देश्य सिर्फ अपने ही एरिया को सेफगार्ड करने का है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर पे आपको करोड़ों खरबों अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्शन है और हमारा जो सिस्टम है वो इस प्रकार से काम कर रहा है कि हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकें, न केवल चाइना के लिए बल्कि प्रोजेक्शन एल्सवेयर। अगर लाल सागर में कोई सी पायरेसी होती है तो इंडियन नेवी वहां से जाकर के एक शिप को छुड़ा करके लाती है, ये हमने करके दिखाया है। तो मेरा ये मानना है कि हमको अपनी डिफेंस की जो जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए और वो जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वो देश के उद्देश्यों से निकल करके आती है। हमारा राष्ट्र नेशनल सिक्योरिटी एम क्या है, ये बिल्कुल क्लियरली मालूम होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से निपटना है। क्या हम चीन पे हमला करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको आपकी सेना 15 लाख लोग और बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये वैसे बता रहा हूं मैं कि बात करने की बात है। तो हमें ये हम एक ऐसा पोस्चर अपनाना चाहते हैं चीन से कि हमें वहां पर उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। वो है हमारे पास निश्चित रूप से। वो अरुणाचल प्रदेश जहां पर हमारे प्रधानमंत्री का आज से 15 साल पहले हेलीकॉप्टर उतरने से रह गया था, उतरने नहीं दिया चीन ने, उस जगह पर ब्रह्मोस डिप्लॉयड है। ये अंतर आया है, अंतर तो आया है, लेकिन मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा था, हमें अपनी सिक्योरिटी नीड्स को समझना है और जल्दी समझना है।
और तभी हम जाकर के मॉडर्नाइजेशन के बारे में मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। और कोई भी मॉडर्नाइजेशन करना है तो आपको पैसा चाहिए। मॉडर्नाइजेशन ऐसे नहीं होता है। आज आपके पास 6th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। आप राफेल की बात कर रहे हैं, राफेल भी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। आपको आपका जो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनने को तैयार जिसके आप कह रहे हैं बन जाएगा, वो 2035 तक बनेगा। 10 साल और हैं। उन 10 सालों में क्या हो जाएगा? तो मेरा ये मानना है कि आपको एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपनी नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज को डिफाइन करना होगा और फिर अपने इक्विपमेंट प्रोफाइल को देखना होगा और उसी हिसाब से उस इक्विपमेंट प्रोफाइल को बेहतर करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को के खिलाफ हम ऑफेंसिव एक्टिविटी करके भी करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अभी हमको ये है कि हम अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करें एक्स्ट्रा रीजनल पावर की तरफ, एटलीस्ट रीजनल पावर की तरह से प्रोजेक्शन के लिए हमको अपने इक्विपमेंट प्रोफाइल को ठीक करना पड़ेगा और चीन से निपटने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जी सर। और ठीक जी सर। सर नहीं, यही जो आप कह रहे हैं कि वी आर बेसिकली इन एन एरा ऑफ वॉर, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो ईरान का हो, और चाइना इंडिया के बीच में जो दोनों इकोनॉमिकली और मिलिटरीली स्ट्रांग हो रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। अब उसके लिए जिस तरह आप बोल रहे हैं हमें किस तरह तैयारी करनी है, वो बहुत ज़रूरी है सर। थैंक यू सर फॉर कवरिंग ऑल दिस एंड गिविंग योर टाइम, क्योंकि मेरे हिसाब से वी नीड टू डिस्कस अ लॉट मोर इन फ्यूचर पॉडकास्ट ऑन yes, what yes, is sure, happening in the region with China, sir. Thank you, sir. sure. Thank you so much, Thank sir. you. Jai Hind. Jai Hind, sir.